दिवांगन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय दिया इस पूरी चर्चा के लिए। तो सर, पहला सवाल जो मेरे ख्याल से बोर्ड ने लिया है उसी के बारे में हम करना चाहते हैं। बोरोइंग प्रोग्राम को जो मंजूरी मिली है, सर इसके पीछे की अहम वजह थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये काफ़ी मायने रखती है। अब डिमांड ड्राइव की अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑफ फंड्स की इंक्रीज़ की अगर हम बात करें, कंपनी किस तरह से सभी बातों को अच्छे से मैनेज करके आगे बढ़ना चाहती है, योजना के लिहाज से क्या कुछ आप बता पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जो आरएसी का बोरिंग प्रोग्राम है, जो 1,60,000 करोड़ से बढ़ा के 1,80,000 बोर्ड ने कर दिया है, इसके पीछे अवधारणा यह है कि Q3 के अंत में, जो 31 दिसंबर 2024 को हमारा डिसबर्समेंट में लगभग 19% की बढ़ोतरी हुई थी। और यदि हम पिछले वर्ष की तुलना करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में पूरा डिसबर्समेंट हमारा 1,61,000 करोड़ था। यदि हम 19% का यदि हम ग्रोथ रखते हैं तो हमारा इस वित्तीय वर्ष में डिसबर्समेंट 1,90,000 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। इस डिसबर्समेंट को मद्देनजर रखते ही हमारे बोर्ड ने बोरिंग में बढ़ोतरी का फैसला किया है। आपका जहां तक प्रश्न है कि कॉस्ट ऑफ फंड, हमारे मैनेजमेंट का प्रयत्न रहा है कि हम कॉस्ट ऑफ फंड को यथासंभव कम से कम रखें। पिछले वित्तीय वर्ष में पहले 9 माह में हमारा कॉस्ट ऑफ फंड लगभग 7.28% था। इस वर्ष हमने उसमें 13 BPS की कमी करके हम उसको कॉस्ट ऑफ फंड को 7.15 पर लाने में सफल हुए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है, तो और हमारा विश्वास है कि निकट भविष्य में दोनों ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में रेट कट होंगे और हमारे कॉस्ट ऑफ फंड में भी कमी आएगी। और इसमें जो फायदा होगा, जो हम उसको अपने बोरोअर्स को कॉस्ट ऑफ फंड का फायदा देंगे। परंतु हमारा प्रयत्न रहेगा कि हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो पिछले Q3 में हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 3.64% था। हमारा विश्वास है कि इस वित्तीय वर्ष में जब हम Q4 कंप्लीट करेंगे तो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो 3.65 से लेकर 3.75% तक बरकरार रखने की हमारी उम्मीद है। सर, थोड़ा सा पावर सेक्टर के लिहाज से हमें बात करनी है। अब ओवरऑल डिमांड की अगर हम बात करें तो स्थिति किस ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है? एक्सपर्ट से कुछ जब बातें की गई तो कुछ बातें जो यहाँ पर हाईलाइट हुई हैं, लगभग 40 गीगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स की बात यहाँ पे सामने आ रही है, जो कि कमीशन की गए थे और अब जो है उनको बायर्स का इंतज़ार है। कुछ इसके बारे में फ़िलहाल कोई अपडेट जो कि आप हमें दे सके? आपने देखा होगा कि पिछले 2 वर्षों में पावर डिमांड जो है देश में लगभग 8 से 9% की सालाना वृद्धि हुई है। और इस वर्ष सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है, जो कि विद्युत मंत्रालय की टेक्निकल आर्म है, उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है कि इस वर्ष मई जून में हमारा पीक पावर लगभग 270 गीगावाट को छू जाएगा। उसके लिए जो बेस लोड है वो हमारे कोल बेस पावर प्लांट से ही आएगा, क्योंकि लगभग 80% हमारी बिजली कोल बेस पावर प्लांट से ही आती है। परंतु जैसे कि भारत ने एनर्जी ट्रांजिशन में अपना काफी सकारात्मक रुख अपनाया है और देश लगभग 500 गीगावाट की क्षमता नॉन फॉसिल फ्यूल से करने के लिए कटिबद्ध है 2030 तक। तो इसमें सोलर विंड, हाइब्रिड सोलर विंड के भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय वित्त मंत्री जी ने न्यूक्लियर पावर के लिए भी एक नया विंडो ओपन किया है कि न्यूक्लियर पावर भी नॉन फॉसिल फ्यूल की श्रेणी में आता है। तो ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग 2047 तक, अगले 22 वर्षों में 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से भी आएगा। ये आपका कहना सही है कि अभी कुछ ट्रांसमिशन इवैक्यूएशन जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके में थोड़ा ट्रांसमिशन लाइन में थोड़ा 5-6 महीने का विलंब हो रहा है। परंतु यदि हम प्योरली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो रिन्यूएबल पावर है आज की तारीख में सबसे सस्ता पावर है। इसकी बिजली हमें 2.5 से 3 रुपए प्रति यूनिट के मान से मिलती है, जबकि कोल बेस और गैस बेस पावर प्लांट से जो हमें बिजली प्राप्त होती है वो 4.5 से 5 रुपए प्रति यूनिट के दर पे प्राप्त होती है। तो प्योरली इकोनॉमिक सेंस में सभी जो डिस्कॉम है वो चाहेंगे कि सस्ती से सस्ती बिजली उन्हें मिले। तो ये जो पावर परचेस एग्रीमेंट भी हैं जो डिस्कॉम्स धीरे धीरे उसको साइन कर लेंगे। जी। और
आरईसी में पूरे एंटायर हम लोग ग्रीन प्रोजेक्ट की जी फाइनेंसिंग पे दे रहे हैं। बिल्कुल। सोलर के साथ साथ बाकी अन्य सेगमेंट को भी हम लोग कवर कर रहे हैं। देवांगन सर, एक चीज जो पूछनी है, अब ये जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स कमीशन किए गए हैं उसमें से लगभग 55% ही है टोटल सैंक्शंस जो कि पिछले 2-3 साल में हमने होते हुए देखे हैं। बाकी का डिसबर्समेंट कब तक हो पाएगा? क्या इसको लेके कोई टाइमलाइन जिसके बारे में आप बात कर पाएंगे? ये क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें हम लोग जो लोन कंपोनेंट है वो 70% और 30% डेवलपर की इक्विटी रहती है। तो शुरू के वर्ष में, पहले वर्ष में, पहले 1-1.5 साल में प्रमोटर अपना इक्विटी लगाता है, वो लोन नहीं लेता है। जब उसका इक्विटी का कंट्रीब्यूशन हो जाता है 30% पूर्ण हो जाता है, उसके पश्चात ही लोन का ड्रॉल करता है। तो पहले वर्ष में जो कमीशनिंग होती है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में, उसमें डिसबर्समेंट स्लो रहता है, बट दूसरे तीसरे साल में हमारा डिसबर्समेंट बढ़ जाता है। तो अभी जितने भी हमने प्रोजेक्ट पिछले 2 सालों में स्वीकृत किए हैं, उसमें डिसबर्समेंट अब वित्तीय वर्ष 2025-26 और 26-27 में काफी बढ़ोतरी होगी। सर, आरडीएसएस स्कीम से डिसबर्समेंट्स की शुरुआत हो चुकी है, इसके कंट्रीब्यूशन को लेकर क्या उम्मीद होगी आगे? आरडीएसएस स्कीम जो जुलाई 2021 में लागू की गई थी विद्युत मंत्रालय के द्वारा, उसमें कोविड पीरियड, उसके पश्चात अवार्ड, जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में थोड़ा सा विलंब हुआ था, परंतु अब लॉस रिडक्शन जो काम है उसमें काफी गति आई है। और उसमें भी जैसे भारत सरकार के जो ग्रांट कंपोनेंट है आरडीएसएस में, 60% तक है। तो सभी राज्य पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रांट को अवेल करना चाहते हैं, उसके पश्चात जो काउंटर पार्ट फंडिंग है, या तो स्टेट अपने खुद के बजट से देता है या फिर वो आरईसी पीएफसी से लोन लेके देता है। तो हमारा मानना है कि जो आरडीएसएस के लोन है उसमें भी जो काउंटर पार्ट फंडिंग है उसमें भी डिसबर्समेंट अब 2025-26 और 2026-27 में काफी तेजी से बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर एक चीज़ जो पहले बातचीत में भी सामने आई थी वो ये है कि इंफ्रा और लॉजिस्टिक फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी सतर्कता कंपनी बरत रही है। इसके स्टैंस में कोई बदलाव, कोई स्टेटस अपडेट? देखिए, विद्युत मंत्रालय हमें नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स में डाइवर्सिफाई करने के लिए अनुमति दी थी सितंबर 2022 में। उसके पश्चात हमने पहले पिछले 2 वर्ष में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक के प्रोजेक्ट सैंक्शन भी किए, स्वीकृत किए थे। परंतु अभी आज की तारीख में क्या हो गया है कि एनर्जी ट्रांजिशन में काफी गति आई है। हमारे पास ग्रीन प्रोजेक्ट्स की भरमार है, हमारे पूरे जो है हाथ भरे हुए हैं कि पूरे ग्रीन प्रोजेक्ट्स काफी आ रहे हैं हमारे पास। साथ ही साथ जो कन्वेंशनल जनरेशन है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं। और अभी एक नया विंडो भी आ गया है न्यूक्लियर पावर का, वो भी हमारे काफी बिजनेस उपलब्ध कराएगा। इसलिए कंपनी ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हम लोग नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स में हम लोग थोड़ा चूज ही रहेंगे। केवल वो ही प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करें जहां पे कि रेवेन्यू कैश फ्लो पर्याप्त हो, ताकि हमारा रिपेमेंट ऑब्लिगेशन वो पूरा कर सके, उसमें असेट क्वालिटी अच्छे हो, एंटिटी अच्छे हो, तभी हम वो नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक क्षेत्र में फाइनेंसिंग करेंगे। न्यूक्लियर फाइनेंसिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें दीजिएगा। ये एक नया सेक्टर जहां पर आप आगे बढ़ने की योजना बना रही हैं, कुछ इसकी डिटेल्स बताइएगा। जैसे कि मैंने बताया कि माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वर्ष 2047, अगले 22 वर्षों में लगभग 100 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर की क्षमता विकसित करनी है देश में। इसका मतलब लगभग 1 लाख मेगावाट की क्षमता न्यूक्लियर पावर से आएगी अगले 22 वर्षों में। आज की तारीख पे जो हैवी पावर रिएक्टर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसकी लागत लगभग 13 से 14 करोड़ पर मेगावाट आती है। तो यदि हमें 100 गीगावाट की क्षमता लगानी है न्यूक्लियर पावर की, तो कुल निवेश जो है लगभग 13 से 14 लाख करोड़ होगा। यदि हम डेट और इक्विटी का रेशियो 70 से 30% लें, तो लगभग 10 लाख करोड़ के लोन की आवश्यकता होगी न्यूक्लियर पावर को सपोर्ट करने के लिए। आरईसी का मार्केट शेयर जो है विद्युत क्षेत्र में लगभग 20% है। तो हम लोग का टारगेट है कि जो न्यूक्लियर पावर से जो नया बिजनेस आएगा उसमें 20% का मार्केट शेयर आरईसी रख पाएगी। और अगले 5 वर्षों में 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हम लोग लगभग 50,000 करोड़ के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकें। ऑलराइट, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।